हेलो। आज सफ़र एक नया शुरू करने वाले हैं। सफ़र जिसे कुछ लोग कहेंगे कहानियाँ। नहीं, नहीं, ये कुछ कहानियाँ नहीं हैं। ये ज़िंदगी का सफ़र है। सफ़र ये उस ज़िंदगी का जिसे आप मेरी नज़र से देखने वाले हैं। और शायद शायद ये आपको पसंद भी आए, क्योंकि नज़र मेरी होगी इस ज़िंदगी की तरफ। यूँ तो मैं रोज़ सफ़र करता हूँ बस में, अपने मुकाम तक पहुँचने के लिए, अपने काम के लिए। इसी दरमियान सिकंदराबाद के बस स्टॉप पर, जहाँ पे एक मदर टेरेसा की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, उसी खूबसूरत मूर्ति के नीचे एक औरत बैठती है, या यूँ कहो तो एक बूढ़ी सी औरत बैठती है। वैसे कई लोग उसको देख के ऐसे ही गुजर जाते हैं। सफ़र एक ऐसी चीज़ का है यहाँ पर कि बस स्टॉप के पास तो बहुत लोग आते हैं। कुछ लोग मुसाफिर उतरते हैं, कुछ उस बूढ़ी को देख के निकल जाते हैं। शायद कुछ कम ही लोग ध्यान देते हैं। ना तो उसके पास उंगलियां हैं और ना ही शायद आंखें, क्योंकि आंखें इतनी छोटी हैं कि शायद ही उसी को कुछ दिखता होगा। बोलने के लिए उसके पास शब्द नहीं है, शायद वो बोल नहीं सकती। हाँ, न देख सकती है, न बोल सकती है, न किसी चीज़ को छू सकती है, क्योंकि उंगलियां जो है वो शायद अभी नहीं है। एक छोटे से डिब्बे, जो कि शायद कार्डबोर्ड का बॉक्स हो, एक छोटे से डिब्बे में बैठी रहती है। न जाने कैसे आती है, कहाँ से आती है, बस उस बॉक्स पे बैठी रहती है। लोगों के आते जाते हुए पैरों की आवाज़ को सुनकर, उन आवाज़ों को सुनकर उसकी एक आस बन जाती है। वो इस होप में रहती है, इस आशा में रहती है कि शायद शायद खनकते हुए सिक्के जो लोगों के जेब में हो या उसके झोली में आ जाए। लेकिन नहीं, बहुत कम ऐसा बार हुआ है कि किसी ने उसकी तरफ देखा हो। देखा तो छोड़ो, शायद किसी ने उसके दवाई की एक छोटी सी डिबिया में अपने जेब के खनकते सिक्कों से उस डिब्बे में डाले हों। नहीं, शायद ही मैंने कभी देखा हो। इस भागते सफर में अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए हर किसी को जल्दी है, हर किसी को, मुझे भी काम पर जाने की जल्दी होती है। अगर गलत बस में चढ़ गया, देर हो गई, तो हर किसी को अपने काम की फिक्र होती है। लेकिन इस भागते दौड़ती सफ़र में, बस के रफ्तार से पकड़ते हुए सफ़र में, कहीं ना कहीं हम इंसानियत को भी भूल जा रहे हैं। वो इंसानियत जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। उस बूढ़ी को, उस बूढ़ी अम्मा को मैंने बहुत दिन तक देखा, और मैंने सोचता था कि आज नहीं तो कल मदद करूंगा, कुछ तो शायद जो मेरे जेब में हो या कुछ खाने के लिए हो, किसी तरह से उसे मैं दे दूं। लेकिन इस भागती दौड़ती बस के सफ़र को पकड़ने के लिए शायद मेरी जिंदगानी और या मेरी ज़िंदगी एक सफ़रनामा ही बन गई है। आज नहीं तो कल उसे मदद करने की मैंने बहुत सोची, लेकिन कुछ दिन के बाद जब मैंने देखा कि वो वहाँ उस मूर्ति के पास नहीं बैठती, नहीं है, एक दिन हो गए, 2 दिन, और ऐसे करते करते हफ्ते बीत गए। मुझे लगा शायद वो अब नहीं है, शायद वो अब नहीं है, और उसका भरोसा इंसानियत से उठ गया, और
शायद खुदा ने उसे उठा लिया। बस यही मेरी एक छोटी सी चिंता थी कि शायद वो अब नहीं है, और शायद गरीबों का कोई नहीं होता। लेकिन हाँ, एक बात है, कुछ दिनों के बाद वो फिर दिखाई दी, वही छोटी सी आंखें लिए, न सुन सकती है न बोल सकती है। उसी छोटे से कार्डबोर्ड के डिब्बे में खनकते हुए सिक्कों की आवाज़ सुनते ही उसकी हाथ अपने आप ऊपर बढ़ जाते हैं, होठों पे हंसी खिल जाती है, बस इसी उम्मीद से कि अब उसके डिब्बे में कोई चंद सिक्के तो डाल दे। और हाँ, मैंने मदद करना शुरू कर दी है। क्या आप मदद करना शुरू करेंगे? अगर आपको भी मदद करनी हो तो आप जानते हैं कहाँ पे पहुँचना है। सिकंदराबाद के मदर टेरेसा के मूर्ति के पास। शायद कोई और मदर टेरेसा आप लोगों का इंतज़ार कर रही होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड इट्स नॉट अ स्टोरी। ये सफ़रनामा है ज़िंदगी का, मेरे नज़रिए से। थैंक यू। हेलो, आप सभी का मेरे पॉडकास्ट पे स्वागत है। हमेशा तो मैं कुछ ना कुछ बोलते रहता हूँ, कुछ नहीं किसी भी चीज़ टॉपिक पे, लेकिन आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जब मैं अपने गांव की तरफ आया हूँ। बहरहाल मेरा गांव लातूर में है और ये एक महाराष्ट्र का बहुत ही सुंदर डिस्ट्रिक्ट है। तो इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है घवान। ठीक है, लातूर से करीबन 4 घंटे की दूरी पर है, उदगीर के नज़दीक आता है। तो एक छोटा सा गांव है घवान, और इसी गांव की एक छोटी सी हकीकत जो कोविड-19 ने सिखा दी है वो ये है कि हमारे पास पैसा भले ही कितना ही क्यों ना हो, अगर आपके पास आपके लोग इंसानियत नहीं है तो आपको कोई देखेगा नहीं। तो बात इस कुछ सालों पहली है कि जब एक खेत में यहाँ पर नाम मैं बताना चाहता हूँ कि महेश पाटिल, ठीक है, ये बहुत ही नामी किसान थे, या यू से दैट ज़मींदार थे। यस, बहुत ही बड़े ज़मींदार थे ये यहाँ के इस गांव के घवान के। ठीक है, जब इनका रौब था 1900 आई थिंक 60s की बात होगी। यस, तो ये जब 1960 की बात है, 60-65 की बात है, इनके पास ज़मींदारी थी, बहुत सारा पैसा था, खेत थे और बहुत बहुत रिच थे एक्चुअली। ठीक है, तो जैसा होता है कि जब आपके पास पैसा होता है तो पैसा सर चढ़ के बोलता है। हुआ भी यही। ठीक है, जब पैसा था तो सर चढ़ के बोला, और इन्होंने मेरे ख्याल से 3 शादियां की। बहुत सारे लोग, जब उस समय हम कहते थे कि छुआछूत होता था, तो ये सिर्फ अपने पाटिल समाज को ही ऊपर अपने औहदे तक देखते थे, बाकी किसी को भी नहीं। इनकी 3 बीवियां थी जो कि लीगली थी, बाकी एक तो नहीं थी। तो ऐसे कहा जाए तो 4 बीवियां थी इनकी, बच्चे बहुत सारे थे, बहुत बड़ा रजवाड़ा था इनका वहाँ पर। ठीक है, तो अपने से कम लोगों को आंकते थे, छुआछूत करते थे। पानी जब गांव का सिर्फ एक कुआं रहता था तो उस कुएं में भी अपनी कोई गाय या कोई जानवर किसी को ना किसी को ऐसे फेंक दिया जाता था, ताकि वो पानी जो है प्रदूषित हो जाए और पीने लायक ना रहे। तो गांव वाले उसका पानी पी ना सके और उसके घर तक भीख मांगते हुए पानी के लिए आ जाए। और जब कोई आता था तो चाहे वो औरत हो या छोटी लड़की, चाहे किसी भी उम्र की क्यों ना हो, वो उसे गंदा किए बिना छोड़ता नहीं था। और करे भी क्या करे औरत, जब आपके बच्चे, आपका पति, आपके नन्हा बच्चा जो पैदा हुआ है, अगर वो वहां भूख से तड़प रहा है, पानी से तड़प रहा है, तो ये शरीर शायद कुछ नहीं होता।
मिथ्या है, बस सब झूठी है कि इस काया का क्या करना है। तो बहुत सारे औरतें जो हैं या लड़कियां जो हैं इस दौर से गुजर चुकी हैं कि उस पाटिल ने किसी को नहीं छोड़ा। और उस समय पुलिस या कानून ये सब रहता भी नहीं था, क्योंकि ये छोटा सा गांव था जहाँ पे कोई बोले तो दूसरे दिन शायद वो आंख भी न खोले। अगर आपने पाटिल के खिलाफ कुछ बोला तो दूसरे दिन आप आंख भी नहीं खोलते थे, शायद आपका पूरा परिवार भी नहीं खोलता था। तो रातों रात गायब जादू इंडिया में बहुत अच्छे से होता है। सच बोलने वालों के साथ जादू कुछ इस तरह से होता है कि वो भविष्य न देख सकता है, न भूत देख सकता है, और ना ही उसका वर्तमान उसे कुछ बदल सकता है। गायब इससे ऐसे ही हो जाते हैं। तो बहरहाल हालत ऐसी थी कि गांव वालों ने ही, जो अछूत समाज जो कहलाते हैं, उन्होंने किसी तरह से गांव छोड़ा, कहीं दूसरे गांव गए। फिर बाद में उन्होंने कुछ पैसा कमाई जरिया किया। जब था 70 की बात है, 70-80 की बात है, तो उन्होंने फिर बाद में काम करना शुरू किया मुंबई, जब बम्बई था। किसी तरह से अपना घर लौट के फिर उन्होंने कुछ पानी का इंतज़ाम किया, कुएं या जिसे हैंडपंप बोलते हैं, हैंडपंप लगवाए। इस बात पे पाटिल बहुत गुस्सा भी थे। अब करते ना क्या करते, क्योंकि उस समय कानून की व्यवस्था आ गई थी और लोग थोड़ा जागरूक हो चुके थे। इसमें सबसे ज़्यादा अम्बेडकर का भी बहुत बड़ा हाथ था। अम्बेडकर हो गए, उसके साथ शिवाजी की बहुत सारी बातें और उनकी जो पार्टी या उनके जो समाजकर्ता हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए। ढूंढू तात्या हो गए, आई थिंक बहुत सारे, गाड़गे बाबा, इन सब ने जो है ना, जो एक क्रांति लेकर आई थी। तो ये क्रांति की वजह से कुछ पानी की जुगाड़ या कुछ खाने, या मैं कहता हूँ कि कुछ आत्मसम्मान इन अछूत लोगों के अंदर आ गया। और नहीं तो इनके पास कोई सम्मान था ही नहीं, बिके हुए थे ये। तो आज भी मेरे ख्याल से इनके पास कोई सम्मान है नहीं, व्हाट आई थिंक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये लोग आज भी अपने आप को नहीं गिनते, अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं समझते। और जब तक अछूत समाज अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं समझेगा और इन लोगों की तलवे नहीं चाटेगा, तब तक शायद हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते, कभी फ्रीडम एक्चुअली मिल नहीं सकती हमको। तो ये जो पाटिल था, इसने ऐसे कांड किए जिससे पानी नहीं होता था या खाना नहीं होता था, या अपने खेतों में ऐसी मजदूरी कराता था, उसके ऊपर इतना सारा कर्ज इतना सारा हो जाता था कि वो किसान अपनी ज़मीन बेच ही देता था। या और इस तरह का था कि जनेऊ टाइप, अगर बाप दादा ने कर्ज नहीं ये किया तो उसका बेटा, उसका पोता, उसका परपोता, ये सब उस कर्ज के चक्कर में फंसे रहेंगे। 1 रुपए जो लिया था या 5-10 रुपए जो लिए थे, उसका कर्ज पूरी उसकी पीढ़ी यानी अगर लड़का हो गया तो वो भोगता रहेगा, और अगर लड़की हो गई तो उसकी रखेल बनी रहेगी। तो इस तरह से ये पाटिल जो है बहुत ही उसकी लैविशिंग लाइफ रही थी। बहरहाल जब वो हाथ पैर ढीले पड़ गए, लड़के लोग उसके छोड़ के चले गए, बेटियां बहा के चली गई, औरतों ने भी, उसकी खुद की बीवी ने भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि जब पैसा ही नहीं तो बीवी किस बात की। पैसा तो था, लेकिन अब यही है ना कि भाई जब कुछ अंदर आदमी के कुछ है ही नहीं, तो फिर अभी क्या है। बीवियां तो थी छोटी इन द सेंस कि ये खुद रहता था अगर 25 का, तो इसकी जो बीवी होती थी 9 साल की, 8 साल की, तो उस समय बाल विवाह। अब ये जब बिस्तर पकड़ लिया इसने, पाटिल ने, तो कहता है ना कि भगवान का तो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन है ना, हर करनी का अपने कर्म का एक फल मिलता है, और शायद ये फल आपको इसी जन्म में, इसी जग में, इसी दुनिया में भोग के जाना पड़ता है। अब आया वो वक्त जब ये पाटिल अपनी खाट पकड़ के बैठ गया, ना हिल सकता था, ना डुल सकता था। इसके नौकर भी इसको छोड़ के चले गए, क्योंकि कहाँ पैसा देने वाला था ये, कहाँ वो मौज मस्ती। इसके नौकर भी तो मौज मस्ती करते थे, लेकिन अब ये खुद नहीं कर सकता, तो नौकर कहाँ से करेंगे। बहरहाल इसके बच्चे छोड़ के चले गए, बीवियां छोड़ के चली गई, घर रजवाड़ा जो है सूना हो गया, खाली हो गया। ऐसे कहते हैं ना कि वक्त ही ऐसा पलट गया कि जहाँ पर 100-150 लोग एक रजवाड़े में रहते थे, आज वो खुद रजवाड़ा अकेला रह गया। आज वो रजवाड़ा अपनी खुद की कहानी कहता है कि एक टाइम ऐसा भी था कि मैं शानो शौकत के साथ रंग बिरंगे लाइट, रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगी नतरंगियाँ अतरंगियाँ जो होती थी, जो मेरे कक्ष में, जो मैंने देखा है, उस कक्ष में बहुत सी लड़कियों को, बहुत से नौकरों को, बहुत से बच्चों को अपनी हवस का शिकार होते हुए देखा है। लेकिन जब
उस समय इतने सारे लोग थे, चीख होती थी रजवाड़े में, तब कोई सुनता नहीं था। आज वही रजवाड़ा ये कहता है कि मैं शांत हूँ, कुछ नहीं है अंदर, खाली हूँ, बस इस पाटिल के साथ हूँ। तो पाटिल जब अकेला हो गया, बूढ़ा हो गया, दांत नहीं रहे, तो ना इसके साथ कोई परिवार रहा, ना इसको कोई बच्चे, और आज ऐसी हालत है कि वो अकेला है, ना उसको कोई खिलाने वाला, ना कोई पिलाने वाला। गांव का एक बोझ जैसा बन के रह गया है। बस अपने रजवाड़े से आवाज़ देता है, उसको लगता है आज भी वही शान व शौकत है, आवाज़ देता है, आवाज़ तो निकलती नहीं। तो फिर बाद में 1 घंटा था जिसको वो ज़ोर से बजाता था, जहाँ तक गांव में सुनाई देता था। बस आज भी उसी आवाज़ या उसी घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन पाटिल की नहीं। पाटिल आज बिस्तर पकड़ के बैठा है और लोग आज यही सोचते हैं कि इसने जो किया, इसके कर्मों की फल इसे ज़रूर मिलेगा, और मिल रहा है अकेलेपन में। ना कोई खिलाने वाला, ना कोई पिलाने वाला, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई साजो सामान, बस अकेला अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। वक्त ऐसा भी आता है दोस्तों कि जब आपके पास सब कुछ होता है तब आप उसकी कीमत नहीं समझते, और जब आपके पास कुछ नहीं रहता तब अपने और अपनों की कीमत समझ में आती है। सो जो वक्त आपके पास है, जितना कुछ है, उसको संभालिए, अपनों की हिफाजत करिए, अपनों को देखिए, उनसे बात करिए, क्योंकि आगे जाके वही आपकी शायद मदद करे ना करे वो आपकी बात है, आप अपना तो कर्म करिए ना। सही है? तो इसी बात पे मैं ख़त्म करता हूँ इस चीज़ को। ये कहानी नहीं थी, इट्स अ रियलिटी ऑफ अ स्मॉल विलेज कॉल्ड एज खवान विच इज़ नियर उदगीर, जो कि लातूर से करीबन 4 घंटे की दूरी पर, या 4 साढ़े 4 की घंटे की दूरी पर। कभी हो तो आइए पाटिल से मिलने के लिए, वो अपनी कहानी या उसका रजवाड़ा खुद उसकी कहानी समझा देगा, बता देगा। शायद इससे भी भयानक कहानी हो सकती है, बट है, सुनना तो है। Thank you for listening to Sudarshan podcast and have a great day.